कल्पना यथार्थ से बचने का साधन नहीं है, बल्कि उसे समझने का एक तरीका है। इस विचार के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो सोचने पर मजबूर करने वाले विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। कैसे एक इतने माने हुए लेखक की काल्पनिक दुनिया, जो उन्होंने साफ तौर पर औद्योगिकरण और मशीनी युद्ध के खिलाफ एक प्रतिक्रिया की तरह रची थी, आज वही दुनिया उन्हीं विचारों और ताकतों को बढ़ावा देने वाली तकनीकों और विचारधाराओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं J.R.R. टॉल्किन की, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के महान रचयिता। बिल्कुल। हमारे पास द हिंदू में छपा एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है जो इसी विडंबना पर और इसके जो गहरे मतलब है उन पर रोशनी डालता है। तो चलिए आज इसी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी अहम हो सकती है। मतलब मेंस में देखें तो नैतिकता यानी जीएस पेपर 4 या फिर प्रौद्योगिकी जीएस पेपर 3 और समकालीन मुद्दे, इन सब के लिहाज से, और प्रीलिम्स के लिए भी कुछ बातें निकल सकती हैं। सही कहा। और आम जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए भी ये समझना जरूरी है कि कैसे ये सांस्कृतिक प्रतीक, ये कहानियां हमारी आज की दुनिया को, खासकर तकनीक और सत्ता के जो समीकरण हैं, उनको कहीं ना कहीं आकार दे रही हैं। तो आइए द हिंदू के इस लेख का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद यही है कि ये जो स्रोत है हमारे पास, यानी द हिंदू का लेख, इसे गहराई से समझें। हम देखेंगे कि कैसे साहित्यिक रचनाएं और उनकी जो पौराणिक कथाएं हैं, उन्हें आज के संदर्भों में, खासकर ये टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में, कैसे नए मतलब दिए जा रहे हैं, या कहिए कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और क्या ये किसी बड़े चलन, किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, इन सब पर गौर करेंगे। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे कल्पना की दुनिया और हमारी असल दुनिया की जो सीमाएं हैं, वो धुंधली सी होती जा रही हैं। बहुत सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉल्किन के जो मूल विचार थे उनसे। ये समझना बहुत जरूरी है कि टॉल्किन की रचनाएं, उनकी वो गढ़ी हुई पूरी पौराणिक कथाएं, असल में किस माहौल में, किस पृष्ठभूमि में जन्मी थीं। जी। स्रोत बिल्कुल साफ बताता है कि ये मशीनीकृत युद्ध और जो बेलगाम औद्योगिकरण था, उसके प्रति उनकी एक गहरी नापसंदी, एक तरह की अरुचि का नतीजा था। उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान सौम्य की लड़ाई में वो जो औद्योगिक विनाश था, उसकी भयावहता को खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ, और उसका असर बहुत गहरा था। ये उनके लेखन का एक, आप कह सकते हैं, बुनियादी आधार है। टॉल्किन प्रकृति की सुंदरता में, सृजन की पवित्रता में और जो पारंपरिक मूल्य थे, उनमें गहरा विश्वास रखते थे। उन्हें ऐसी किसी भी ताकत पर शक था, या कहिए अविश्वास था, जो मशीनों के जरिए, जटिल नौकरशाही के जरिए या केंद्रीकृत नियंत्रण के जरिए शासन करती हो। उनकी कहानियों में बुराई के जो प्रतीक हैं, जैसे सारोन है या सार्योमन, वो अक्सर औद्योगिक विनाश, प्रकृति के बेरहम शोषण और हर चीज को एक जैसा मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश से जुड़े होते हैं। जैसे मोडोर की वो अंधेरी बंजर जमीन या ऑर्थैंग की वो धधकती भट्टियां, वो इसी विनाशकारी औद्योगिकरण के प्रतीक हैं, जहां प्रकृति को कुचलकर मशीनें हावी हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर कहानी एक दिलचस्प और शायद कहना चाहिए विडंबनापूर्ण मोड़ लेती है। लेख इसी बात पर जोर देता है कि कैसे टॉल्किन की दुनिया के नाम और प्रतीक, उनका इस्तेमाल आज ऐसी कंपनियां और तकनीकें कर रही हैं जो शायद टॉल्किन के मूल आदर्शों के एकदम उलट नजर आती हैं। ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है ना? हाँ बिल्कुल है, यही तो मुद्दे की बात है। एक उदाहरण देखते हैं। रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल नाम की एक निजी कंपनी है। वो ईयरएंडल ऑन नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रही है। अब उनका दावा है कि ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से सूरज की रोशनी को धरती पर फोकस करेगा, जिससे जमीन पर लगे सोलर पैनल की क्षमता बढ़ेगी। अच्छा। अब देखिए, टॉल्किन की पौराणिक कथाओं में एयरएंडल एक महान नाविक है, एक हीरो जो आसमान में प्रकाश का प्रतीक, एक सितारा लेकर आते हैं। सुनने में तो ये बहुत काव्यात्मक लगता है, बहुत पॉजिटिव लगता है ना? हाँ, ऊपरी तौर पर तो नाम बहुत अच्छा लगता है कि भाई प्रकाश लाने वाली बात है। लेकिन जैसा स्रोत बताता है, इस प्रोजेक्ट ने लॉन्च से पहले ही कई गंभीर चिंताएं और सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में जो मलबा बढ़ रहा है, ऑर्बिटल डेब्री, उसका प्रबंधन कौन करेगा?
इस तरह से जो रोशनी रिफ्लेक्ट की जाएगी, उस ऊर्जा का मालिक कौन होगा, उसका बंटवारा कैसे होगा, और सबसे बड़ी चिंता, इससे जो प्रकाश प्रदूषण होगा, लाइट पोल्यूशन, उसका पर्यावरण पर, खासकर खगोलीय अवलोकन पर क्या असर पड़ेगा। सही। तो एक तरफ तो टॉल्किन का वो मिथकीय नायक है जो प्रकाश लाता है, और दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक से जुड़ी असल दुनिया की जटिल पर्यावरणीय और मालिकाना हक से जुड़ी चिंताएं। तो नाम का इस्तेमाल एक सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश तो लगता है, पर असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है। और लेख में इससे भी ज्यादा सीधे और शायद ज्यादा चिंता पैदा करने वाले उदाहरण दिए गए हैं। 2 अमेरिकी कंपनियां जिनका जिक्र खास तौर पर है, पलांटियर टेक्नोलॉजीज और एंडुरेंट इंडस्ट्रीज। ये नाम तो टोल्किन के काम से जो भी परिचित है उसे तुरंत जाने पहचाने लगेंगे। निश्चित रूप से पलांटियर नाम टोल्किन के उन देखने वाले पत्थरों, पलांटरी से आता है। ये बहुत शक्तिशाली क्रिस्टल जैसे पत्थर थे जिनसे दूर की चीजें या घटनाएं देखी जा सकती थी। हाँ। लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत खतरनाक भी था, क्योंकि देखने वाले को अक्सर वही दिखाया जाता था जो पत्थर का मालिक चाहता था। और बुरी ताकतें जैसे खुद सारोन इनका इस्तेमाल दूसरों को भरमाने या उन पर नजर रखने के लिए कर सकती थी। उनमें जो छवियां दिखती थीं वो अधूरी या भ्रामक हो सकती थी, जिससे गलतफहमी और गलत फैसले हो सकते थे। और ये कंपनी पलांटियर टेक्नोलॉजीज असल में करती क्या है? स्रोत बताता है कि इसकी स्थापना 2003 में हुई और इससे शुरुआती फंडिंग अमेरिकी CIA की वेंचर कैपिटल विंग इनक्यूटेल से मिली थी। जी। इसका मुख्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण, निगरानी और पैटर्न पहचानने का काम करता है। इसका इस्तेमाल तथाकथित भविष्य कहने वाली पुलिसिंग, मतलब डेटा विश्लेषण से ये अनुमान लगाना कि अपराध कहाँ और कब हो सकता है, और आतंकवादी विरोधी विश्लेषण जैसी गतिविधियों में होता है। यहाँ सूचना विषमता यानी इंफॉर्मेशन असिमेट्री का पहलू बहुत साफ है। मतलब जानकारी का असंतुलन, जहां कुछ लोगों या संस्थाओं के पास दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा जानकारी होती है, जिससे शक्ति का समीकरण बिगड़ता है। तो जरा सोचिए, ये तो बिल्कुल उन देखने वाले पत्थरों जैसा ही मामला लग रहा है ना? शक्तिशाली लेकिन संभावित रूप से बेहद खतरनाक, और जिसके गलत इस्तेमाल की बहुत आशंका हो। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि काल्पनिक वस्तु यानी पलांतीर पत्थर और ये कंपनी दोनों का मुख्य काम दूर बैठे विषयों, लोगों या डेटा का सर्वेक्षण करना है। दोनों ही ये सवाल उठाते हैं कि देख कौन रहा है और किसे देखा जा रहा है। सही। और दोनों ही मामलों में ये शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण का प्रतीक बन जाता है। कुछ चुनिंदा लोगों या संस्थाओं के हाथों में जानकारी इकट्ठा करने और निगरानी रखने की अभूतपूर्व क्षमता, अगर इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक नाम का संयोग नहीं लगता, बल्कि ये आज की निगरानी तकनीकों और उनसे जुड़ी जो सत्ता संरचनाएं हैं उनका प्रतिबिंब लगता है। और दूसरी कंपनी एंडुरिल, ये नाम भी टॉल्किन की कहानी द लॉर्ड ऑफ द रिंग से ही लिया गया है। एंडुरिल एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली तलवार का नाम है, जिसे पश्चिम की ज्वाला भी कहा जाता था। ये राजा आरागोन की तलवार थी, जो टूटने के बाद फिर से गढ़ी गई थी और उसके न्यायपूर्ण शासन और अधिकार का प्रतीक थी, साथ ही अंधेरे के खिलाफ लड़ाई का भी। जी। और ये एंड्यूरल इंडस्ट्रीज क्या बनाती है? स्रोत बताता है कि ये कंपनी 2017 में बनी और ये मुख्य रूप से अमेरिकी रक्षा विभाग और सीमा सुरक्षा एजेंसियों के लिए स्वायत्त निगरानी टावर, ऑटोनोमस सर्वेलेंस टावर्स, ड्रोन सिस्टम और उनसे जुड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विकसित करती है। अच्छा। यहाँ भी एक पैटर्न नजर आता है जैसा लेख इशारा करता है। जैसे कहानी में तलवार राजा के अधिकार को स्थापित और केंद्रीकृत करती है, उसी तरह इस कंपनी के सिस्टम खतरे का पता लगाना, पहचान करना और प्रतिक्रिया देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया को एल्गोरिथम के जरिए केंद्रीकृत करते हैं। स्रोत का तर्क है कि पलांटियर और एंडुरिल दोनों ही कंपनियां अपनी तकनीक के माध्यम से एक तरफा अधिकार, यूनिलैटरल अथॉरिटी, यानी बिना ज्यादा जांच पड़ताल या बाहरी नियंत्रण के कार्रवाई करने की क्षमता को राजनीतिक रूप से उचित ठहराती हुई सी लगती हैं। लेख में पीटर थिल का नाम भी प्रमुखता से आता है। वो सिलिकॉन वैली के एक जाने माने, प्रभावशाली और हाँ, कभी-कभी विवादास्पद निवेशक और उद्यमी हैं। वे पैलांटियर और एंडुरिल दोनों के ही शुरुआती और प्रमुख निवेशकों में से हैं। जी हाँ। लेख बताता है कि उन्होंने आधुनिक तकनीक की दुनिया की तुलना
टॉल्किन की कहानियों में शक्ति के चित्रण से की है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे स्रोत सामने लाता है। लेख 2009 के थील के लिखे एक निबंध का हवाला देता है। उस निबंध में थील ने शायर, जो टॉल्किन की कहानियों में शांति, स्थिरता, मासूमियत और पारंपरिक जीवन का प्रतीक है, और मॉर्डोर, जो बुराई, औद्योगिक विनाश, युद्ध और प्रभुत्व की बेलगाम इच्छा का प्रतीक है, के बीच के द्वंद्व को एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया था। अच्छा, किस संदर्भ में? उन्होंने इसे सिलिकॉन वैली की उस भूमिका के संदर्भ में देखा था जो दुनिया को बदल रही है। शायद शायर की शांति भंग करके मोर्डोर जैसी ताकतें ला रही है, लेकिन शायद इसी में प्रगति भी छिपी है। स्रोत के अनुसार ये रूपक थील और उनसे जुड़े वेंचर्स में लगातार दिखाई देता रहा है। अब इसे अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक तरह से शक्तिशाली, यहाँ तक कि जबरदस्ती थोपी जाने वाली तकनीकों को एक महाकाव्य संघर्ष की नैतिक भव्यता पहनाने की कोशिश लगती है। ये जताने का प्रयास है कि जैसे टॉल्किन के नायक असाधारण शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करने के लिए नियत थे, वैसे ही इन तकनीकों के निर्माता भी हैं। तो इन सब बातों का आम पाठकों पर, टॉल्किन के प्रशंसकों पर, या कहिए आम जनता के लिए मतलब क्या निकलता है? जरा सोचिए, जब पलांटीर जैसा नाम किसी साहित्यिक चर्चा में नहीं बल्कि डेटा निगरानी, सरकारी जासूसी, स्वायत्त हथियारों या सैन्य ठेकों से जुड़ी खबरों में पहली बार सुनाई देता है, तो लोग उसे कैसे समझेंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जाहिर है ज्यादातर लोग इसे नियंत्रण, निगरानी और शायद दमन के एक उपकरण के रूप में ही जानेंगे। तो ये सब हमारी इन कहानियों की समझ को कैसे प्रभावित कर रहा है? ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, टॉल्किन की रचनाओं की खूबी ये रही है कि उन्होंने हमेशा बहुत अलग-अलग तरह के पाठकों को अपनी ओर खींचा है। उनकी कहानियों में जटिल नैतिक मुद्दे हैं, प्रकृति प्रेम है, दोस्ती और साहस जैसे सार्वभौमिक विषय हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उनकी पौराणिक कथाओं के कुछ चुनिंदा हिस्सों को ऐसी संस्थाओं द्वारा अपना लिया जाता है जो विवादास्पद विचारधाराओं, निगरानी प्रणालियों या सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हैं, तो उन रचनाओं द्वारा खोला गया जो कल्पना का विस्तृत आकाश है, जो इमेजिनेटिव स्पेस है, वो सिकुड़ने लगता है। नामों का अर्थ संकुचित होकर सिर्फ सैन्यवाद या तकनीकी नियंत्रण तक सिमट सकता है, और पीटर थियल जैसे निवेशकों का जुड़ाव और उनकी अपनी राजनीतिक विचारधाराएं भी इन नामों के साथ जुड़कर एक नई तरह की राजनीतिक असहजता पैदा कर सकती हैं। और इससे एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि इस तरह के जुड़ाव से मूल साहित्यिक कृति की विरासत पर क्या असर पड़ता है। लेख इस बात का भी उल्लेख करता है, और यह साफ करना जरूरी है कि स्रोत केवल इस प्रवृत्ति की रिपोर्टिंग कर रहा है, इसका समर्थन नहीं कर रहा कि कैसे कुछ श्वेत राष्ट्रवादी, व्हाइट नेशनलिस्ट और नव प्रतिक्रियावादी, न्यू रिएक्शनली समूह टॉल्किन की पौराणिक कथाओं की अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। अच्छा, किस तरह की व्याख्या? वो मिडिल अर्थ के संघर्षों को नस्लीय या सभ्यतागत शुद्धता बचाने की लड़ाई के रूप में देखते हैं। वो शायर या गोंडोर जैसे राज्यों की मुश्किलों को पश्चिमी सभ्यता पर मंडरा रहे खतरे के रूपक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये एक और उदाहरण है कि कैसे सांस्कृतिक सामग्री का राजनीतिक मकसदों के लिए गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और कैसे ये नाम और कहानियां जटिल और कभी-कभी खतरनाक विचारधाराओं से जुड़ जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो चलन है ये सिर्फ टॉल्किन की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, ये शायद एक ज्यादा बड़ा और व्यापक ट्रेंड है। बिल्कुल सही। स्रोत इसे पौराणिक कथाओं और मिथकों के सामग्री को कॉर्पोरेट जगत या तकनीकी भाषा में डालने की एक व्यापक आधुनिक आदत का हिस्सा मानता है। प्राचीन ग्रीक और नॉर्स मिथकों का इस्तेमाल तो दशकों से होता आ रहा है। हाँ, वो तो है। सैन्य परियोजनाओं, अंतरिक्ष अभियानों, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उत्पादों के नाम अक्सर अपोलो, एथीना, ओडिन, थोर, वल्कीरी जैसे देवी देवताओं या मिथ के पात्रों पर रखे जाते हैं। शायद ये उन परियोजनाओं को एक तरह की भव्यता, शक्ति और ऐतिहासिक निरंतरता का एहसास दिलाने की कोशिश होती है। क्या भारत में भी इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं? लेख में कुछ इशारा है इस तरफ? हाँ, स्रोत भारत का भी एक उदाहरण देता है, वरुणास्त्र। ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक भारी वजन वाली स्वचालित पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। अच्छा, वरुणास्त्र। हाँ, वरुण हिंदू धर्म में समुद्र, जल और आकाशीय व्यवस्था के देवता माने जाते हैं। यहाँ भी कमोवेश वही तर्क काम करता नजर आता है। सांस्कृतिक अधिकार, यानी किसी संस्कृति के प्रतीकों, कहानियों या इतिहास से मिलने वाली मान्यता या वैधता को शक्ति के आधुनिक उपकरणों पर आरोपित करना। ये मिथक की कल्पनाशील शक्ति और उससे जुड़े सम्मान का इस्तेमाल आज के समय की हिंसा, नियंत्रण और सैन्य शक्ति प्रक्षेपण के उपकरणों को मजबूती और शायद एक तरह की सांस्कृतिक स्वीकृति दिलाने की रणनीति लगती है।
जो बात इसे रोचक बनाती है वो ये है कि ये पैटर्न अलग-अलग संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक लेखक जिसने अपना पूरा रचनात्मक जीवन मशीनों द्वारा प्रकृति और मानवीय मूल्यों के दमन और अंधाधुंध शक्ति के विस्तार के खिलाफ चेतावनी देने में लगा दिया, जी, उसी के गढ़े हुए नाम और प्रतीक आज उसी तरह की ताकतों और प्रौद्योगिकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प और दुखद भी हो जाती है। ये नाम शायद उन तकनीकों को एक तरह की वैधता या स्वीकार्यता भी प्रदान कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हाँ, और ऐसा करते हुए वे अनजाने में या जानबूझकर साहित्य के इन अनमोल हिस्सों को अपने साथ नीचे खींच रहे हैं। इन नामों का मूल अर्थ, उनका गहरा सांस्कृतिक और साहित्यिक संदर्भ, उनकी जटिलता, ये सब धुंधला पड़ रहा है। सही। जब पेलांटीर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में टॉल्किन की कहानी का नैतिक द्वंद्व और शक्ति के दुरुपयोग का खतरा नहीं, बल्कि सिर्फ डेटा निगरानी और सरकारी जासूसी आए, तो ये निश्चित रूप से साहित्य और हमारी सामूहिक कल्पना की क्षति है। तो आज हमने द हिंदू में प्रकाशित लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश की कि कैसे J.R.R. टॉल्किन के समृद्ध और मूल रूप से औद्योगिकरण विरोधी भावना से प्रेरित पौराणिक कथाओं का इस्तेमाल आधुनिक तकनीकी और रक्षा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। हमने पलांटी टेक्नोलॉजीज, एंडुरल इंडस्ट्रीज और रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल के एयरएंडल 1 जैसे उदाहरणों पर विस्तार से बात की। हमने ये भी देखा कि ये मामला सिर्फ टॉल्किन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पौराणिक कथाओं, मिथकों और सांस्कृतिक प्रतीकों को शक्ति, प्रौद्योगिकी और कॉरपोरेट पहचान से जोड़ने की एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, और इसके गहरे सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक निहितार्थ हैं। ये दिखाता है कि कैसे भाषा और प्रतीकात्मक का इस्तेमाल न सिर्फ उत्पादों को बेचने या कंपनियों को ब्रांड बनाने के लिए होता है, बल्कि विचारधाराओं को आकार देने और शक्तिशाली, कभी-कभी बेहद विवादास्पद प्रौद्योगिकियों को वैधता या कहिए स्वीकार्यता दिलाने के लिए भी किया जा सकता है। इस पूरी चर्चा से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिस पर हम सभी को, खासकर श्रोताओं को, विचार करना चाहिए। जब हम अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत से नाम, प्रतीक और कहानियां उधार लेते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो, तकनीक हो या राजनीति, तो हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या नामों के इस तरह के इस्तेमाल से उनका मूल अर्थ, उनकी आत्मा नष्ट हो जाती है, या ये सिर्फ समय के साथ भाषा और संस्कृति का स्वाभाविक विकास है? तकनीक, शक्ति और मिथक के इस बढ़ते घालमेल के हमारी समझ और हमारे समाज पर लंबे समय में क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर सोचा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि द हिंदू के इस लेख पर आधारित ये गहन चर्चा जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक रही होगी, खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए, जिन्हें समकालीन मुद्दों का विश्लेषण करते समय ऐसे नैतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों पर गहराई से विचार करना होता है। यदि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में इस विषय पर कोई प्रश्न हो या विचार हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। हमें आपके इनपुट्स का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई स्रोत सामग्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।